jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों की डिमांड की वजह से आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको इन शॉर्ट कॉम्बिनेट्रिक्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज लेक्चर 1 ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये चैप्टर ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे भी ऑफ कोर्स। तो पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर जेईई बोर्ड्स एंड एनीवेयर। जहाँ भी आप मानते हो कि ये चैप्टर सिलेबस में है, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें आप जितना पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप लोगों को लगेगा हमें और सीखना चाहिए, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तो हम लोग खैर इस पे लेने ही वाले हैं। ये तो आप लोग देखेंगे हर लेक्चर में, जैसा कि हम हमेशा ही लेते हैं। दूसरा जो है, इस पूरे चैप्टर की एक प्रॉपर सीरीज हम बनाएंगे। करीबन मैं मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 15 से 20 लेक्चर के बीच में मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा। 15-20 लेक्चर तो इजीली लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी देखेंगे कि भाई जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, सो दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम एक्चुअली फॉर यू, बिकॉज जितने ज़्यादा लेक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और उतना ही ज़्यादा आप लोग लर्न करेंगे। दूसरा, हम जो भी लेक्चर बनाएंगे उसमें जो भी पढ़ाएंगे आपको, जैसे कि पहले से हर चैप्टर में देते आ रहे हैं, हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपके लिए रहेंगी, जिनको आप लोगों को सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो कैसे होती है और किस तरीके से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, तो इसकी शुरुआत जो है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या बहुत सारे बच्चे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देयर आर 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। उसके बाद हम उन दोनों प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। और केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करने के बाद जो बच्चे केवल 11th के एग्जाम के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनकी 7.1, 7.2 और 7.3 तीनों एक्सरसाइज पहले लेक्चर खत्म होते सर उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम परमुटेशन का मतलब क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे लेक्चर 2 में। तीसरे लेक्चर में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कॉम्बिनेशन को, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी हम लोग 3rd लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। देन ऑनवर्ड्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स फॉर्म में चलेगा। मेनली हम इस पूरे चैप्टर को 3 मेन या 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, चाहे वो परमुटेशन का क्वेश्चन हो चाहे कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। दूसरे नंबर पे हम काम करेंगे व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसमें से कुछ डिस्टिंक्ट हैं बट कुछ अलाइक भी हैं। और तीसरा जो पार्ट रहेगा जब सब अलाइक हैं, तो कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हम उसके करते हैं। एडिशनली हम लोग इस चैप्टर में नंबर थ्योरी के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स सीखेंगे, जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसी नंबर कैसे निकालते हैं, प्राइम डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, नंबर डिविजिबल बाई कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल, ठीक है। और सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ये चैप्टर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रोमांच से भरा हुआ है भाई, ठीक है। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। बस लगातार एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना, समझना। कई बार क्या होता है कि बाकी चैप्टर्स में तो ऐसा होता था बच्चे स्किप भी कर लेते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बात बोली जाएगी उसको, हर बात को सुनना जरूरी है आगे की चीज़ समझने के लिए। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि चलो आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, तो ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए बहुत ही पेशेंस रखते हुए आपको हर बात ध्यान से सुननी है, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो आप देखेंगे कि अगले 7-8 लेक्चर जैसे ही खत्म होंगे ना, उसके बाद आप लोग हर प्रॉब्लम में केवल थ्योरी समझना, वीडियो को पॉज करके केवल प्रॉब्लम सोल्व करते रहना,
लेकिन स्टार्टिंग के 7-8 लेक्चर तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उसका सोल्यूशन देखना चाहिए। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप तो हमेशा ऐसे बोलते हो कि आपको जो है मतलब वीडियो को पॉज करके अपने आप सोल्व करना चाहिए, तो ये बात मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं और बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में आपको दे दूंगा आगे, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर की ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम इन शॉर्ट FPC भी बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दो प्रकार के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, एक है FPM फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है FPA फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो एक एक करके हम इन दोनों को समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहले समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ ए जॉब J1 कैन बी डन इन M ways and corresponding to each of these M ways another job J2 can be done in N ways independently, then both the jobs can be done in M into N ways simultaneously। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक काम है, it can be done in M ways and corresponding to each of these M ways another work is there also, जिसको हम N तरीके से कर सकते हैं और हमें उन दोनों काम को एक साथ करना है simultaneously। तो both the jobs can be done simultaneously in M into N ways। अब ये बात सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चों को कि भाई क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल लेने के बाद मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि भाई FPM एक्चुअली कैसे अप्लाई हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से पहले ये डेफिनेशन लिख लें कॉपी में, ताकि जब मैं आगे प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करूंगा तो मैं बताऊंगा कि देखो ये जॉब J1 है, ये जॉब J2 है, इस तरीके से अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो लिख लिया सब लोगों ने। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों, सपोज देयर आर 3 रेलवे स्टेशंस। एग्जांपल 1, मान लो 3 रेलवे स्टेशन हैं। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम A है, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम B है, और एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम C है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर कोई एक व्यक्ति, लेट्स से कटप्पा, मान लो कि कटप्पा जो है स्टेशन A पर खड़ा हुआ है। स्टेशन A से स्टेशन B पर जाने के सपोज 3 ट्रैक्स हैं जिनके नाम है T1, T2, T3, और B से C पे जाने के मान लो 2 ट्रैक हैं जिनके नाम है T4 एंड T5। अब क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज कटप्पा कैन रीच स्टेशन C फ्रॉम स्टेशन A वाया स्टेशन B। कितने तरीके से कटप्पा स्टेशन A से स्टेशन C पर जा सकता है वाया स्टेशन B, यानी कि स्टेशन B से होते हुए कटप्पा को स्टेशन A से स्टेशन C पे जाना है। नहीं, कटप्पा नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नाम ले सकते हो, ऐसा घबराने जैसी बात नहीं है। कभी सोच रहे हो बाहुबली चल रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाहुबली का उठा लिया, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, सभी को इंटरेस्टिंग लगी थी वो बाहुबली मूवी, इसलिए करेक्टर उठा लिया कटप्पा वहां से, ठीक। तो ऐसा कुछ सोचना मत कि कटप्पा ही क्यों लिया। ओके, तो देखो अब बच्चों यहां पर A से B पे जाने का काम जॉब J1 है उसका नाम, जो कि 3 तरीके से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में M की जो वैल्यू है वो 3 है। जॉब J1 जो है हम किसको मान रहे हैं, A से B पर जाने को, यानी कि जॉब J1 जो पहला काम है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 3 वेज सेकेंड जॉब J2 कौन सी है, B से C पे जाने वाली। तो B से C पे जाने का जो काम है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कौन से हैं, इन विच कटप्पा कैन गो फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन C वाया स्टेशन B विल बी इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे तो लग नहीं रहा कि 6 मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐड करने जैसा मन करता है कई बच्चों का। तो देखो
कौन से 6 तरीके हैं वो? T1 मान लो A से B पर जो है T1 ट्रैक से गया, तो B से C पे T4 और T5 किसी से भी जा सकता है, तो T1 T4 हो सकता है, T1 T5 हो सकता है। यानी कि इनमें से हर तरीके के कोरस्पॉन्डिंग, जब वो A से B पे जा रहा है तो हर ट्रैक के कोरस्पॉन्डिंग B से C पे जाने के 2 ट्रैक्स हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक जॉब J1 M तरीके से की जा सकती है और corresponding to each of these M ways another job J2 can be done in N ways, both the jobs can be done simultaneously in M into N ways। तो both the jobs कौन सी होगी यहाँ पर? A से B पे जाना और B से C पे जाना, ये दोनों जॉब हो गई। तो इनको पूरा करना है, साइमल्टेनियसली करना है कि A से B भी जाना है, B से C भी जाना है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, तो T1 T4 T1 T5, इसी तरीके से अगर T2 ट्रैक से T2 से A से B गया तो T2 T4 T2 T5 T3 T4 और T3 T5। तो ये हैं, देख लो 6 वेज, दीज आर द 6 वेज। समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे अभी? मान लो ये सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके ऊपर ही। सपोज एक सिनेमा हॉल है भाई, और उस सिनेमा हॉल में कुछ एंट्री गेट्स हैं, कुछ एग्जिट गेट्स हैं, या ऐसे कह लो शुरुआत में कि भाई कुछ गेट्स हैं, डोर्स हैं जिनके थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो, इसको समझना आप। सिनेमा हॉल ले रहे हैं हम, सिनेमा हॉल। सपोज ये सिनेमा हॉल है और ये यहाँ पर हमने इसमें स्क्रीन बना दी, ये स्क्रीन है और एक डोर ये है, एक डोर ये है, एक डोर ये है, एक डोर ये है, एक डोर ये हो गया और एक डोर ये हो गया। दीज आर D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6। दीज आर 6 डोर्स एंड दिस इज ऑफ कोर्स स्क्रीन, क्योंकि सिनेमा हॉल बोले तो स्क्रीन के बिना तो सिनेमा हॉल को कोई मजा नहीं है। ठीक है, अब सपोज बाहुबली इज स्टैंडिंग आउटसाइड द सिनेमा हॉल, आउटसाइड द सिनेमा हॉल। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अब सोच रहे हो बाहुबली क्यों लिया? शिवगामी देवी को भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई उसमें किसी को भी ले सकते हो यार। बच्चे पूछते हैं कि सर बाहुबली ले लिया, कटप्पा ले लिया, शिवगामी देवी भी आएंगी, हैं? ठीक है, तो बाहुबली इज स्टैंडिंग आउटसाइड द सिनेमा हॉल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा नहीं, तुम लोग अपने आप लिखते रहना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मैनी वेज बाहुबली कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सिनेमा हॉल। कितने तरीके से बाहुबली सिनेमा हॉल के अंदर जाकर बाहर आ सकता है? पहला क्वेश्चन, कितने तरीके से बाहुबली सिनेमा हॉल के अंदर जाकर बाहर आ सकता है? तो आप देख सकते हो अंदर जाने के लिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 टोटल 6 डोर्स हैं, तो वो किसी भी डोर से अंदर जा सकता है। तो अंदर जाना जॉब J1 हो गई, और किसी भी डोर के अंदर, मान लो D1 से अंदर गया तो बाहर आने के तब भी 6 तरीके हैं, किसी भी डोर से बाहर आ सकता है। तो 6 × 6 = 36। लेकिन आप लोग नोट्स डिटेल में बना लेना भाई अपने, ठीक है? कितने तरीके से बाहुबली सिनेमा हॉल के अंदर जाकर बाहर आ सकता है? तो वो हो गया 6 × 6 दैट इज 36। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक माइनर सा चेंज आएगा लैंग्वेज में। इन हाउ मेनी वेज बाहुबली कैन एंटर इनटू द सिनेमा हॉल बट एग्जिट फ्रॉम ए डिफरेंट डोर। कितने तरीके से बाहुबली सिनेमा हॉल के अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर वो अलग दरवाजे से आएगा, यानी कि जिस दरवाजे से अंदर गया है उसको छोड़ के बाहर दूसरे किसी दरवाजे से आ सकता है, उस दरवाजे से बाहर नहीं आएगा। तो आप देखो अंदर जाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, और
बाहर आने के कितने रह जाएंगे फिर? मान लो D1 से अंदर गया, सपोज करो D1 से अंदर जाता है तो बाहर आने के तो 5 ही रह गए ना भाई, या D2 से अंदर जाता तो भी 5 रह गए। तो उस केस में आंसर आपका 6 × 6 इज इक्वल टू, सॉरी 6 × 6 नहीं, 6 × 5। जोब J1 M जो है यहाँ पर 6 हो जाएगा, जो अंदर जाने का रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का एक कम हो जाएगा, दैट इज हो गया 5 मल्टीप्लाई करने के बाद 30। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई इसमें? तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज D1 D2 D3 are entry gates, जबकि D4 D5 and D6 are exit gates। अगर D1 D2 D3 एंट्री गेट्स हैं और मतलब केवल इनसे ही अंदर जाया जा सकता है, और D4 D5 D6 ये 3 जो है एग्जिट गेट्स हैं, तो क्वेश्चन ये है कि बाहुबली कितने तरीके से अंदर जाके बाहर आ सकता है? तो उस केस में आंसर हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक एप्लीकेशन है। अब मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बता रहा हूँ, वो बताने के बाद फिर मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर लूँगा। ये पूरा लेक्चर आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही डिवोटेड है। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता है बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इज if a job J1 can be done in M ways and another job J2 depending on J1, पिछले में क्या था, दोनों इंडिपेंडेंट जॉब्स थी, depending on J1 can be done in N ways, if a job J1 can be done in M ways and another job J2 can be done in N ways, then exactly one of the jobs, वहां पर दोनों जॉब एक साथ हो रही थी, यहां पर एग्जैक्टली एक होगी, यहां पर चॉइस रहेगी, आपको कोई सा एक काम करना है, आइदर दिस और दिस, ऐसा रहेगा चॉइस, आइदर दिस और दिस। वहां क्या था, दिस एंड दिस दोनों करने थे, लेकिन यहां पर आइदर और। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूजन होते हैं। देखे मैंने क्लास में बोलते हैं सर पता ही नहीं चलता कहाँ ऐड करना, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा सुन लो ध्यान से, जहां पर चॉइस होती है, दो काम करने हैं, आइदर ये करेंगे और ये करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन दोनों करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द जॉब्स कैन बी डन इन M + N वेज। चलो वापस से एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, देखो क्या इससे समझेंगे हम। ये मान लो वही स्टेशन है हमारे A, B एंड C। ठीक है, A, B, C ये हमारे स्टेशन हैं। ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है और ये स्टेशन C है, और ये वो ट्रैक्स हैं T1, T2, T3 जो हमने पहले एग्जाम्पल में लिए थे, T1, T2, T3। और B से C पे जाने के दो ट्रैक्स हैं जिनके नाम हमने T4 एंड T5 रखे थे। ठीक, अब मान लो कि कटप्पा जो है वो यहां स्टेशन B पे है, कटप्पा इज स्टैंडिंग ऑन स्टेशन B। ठीक, तो क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कटप्पा कैन लीव स्टेशन B। इन हाउ मैनी वेज कैन कटप्पा लीव स्टेशन B। कटप्पा कितने तरीके से स्टेशन B को छोड़ सकता है? तो अब आप एक बात देखो, जब वो यहां पर खड़ा हुआ है तो वो या तो स्टेशन A की तरफ जाएगा या तो C की तरफ जाएगा, चॉइस आ गई ना। ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों तरफ चला जाएगा, संभव ही नहीं है ना। तो कटप्पा विल गो आइदर टू द स्टेशन A और टू स्टेशन C। तो यहां पर चॉइस है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच कटप्पा कैन लीव स्टेशन B इज इक्वल टू आइदर कटप्पा विल गो
टू स्टेशन ए और टू स्टेशन सी। तो अगर स्टेशन ए पे जाता है तो 3 तरीके हैं, इधर से 3 ट्रैक से वो किसी से भी जा सकता है, और अगर स्टेशन सी पे जाता है तो 2 ट्रैक से। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 वेज। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैं शॉर्ट में आगे से एफपीएम बोलूँगा, और एफपीए दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे ताकि आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, ये डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका मीनिंग ये है कि ए बी सी डी 4 सपोज स्टेशंस हैं या 4 अलग अलग प्लेसेस हैं। ए से बी पे जाने के 2 ट्रैक हैं, बी से सी पे जाने के 2 ट्रैक हैं, बी से डी पे जाने के 3 हैं, सी से डी पे जाने के 4 हैं, और ए से डी पे जाने के 2 ट्रैक्स हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज कैन वी गो फ्रॉम ए टू डी, कितने तरीके से हम ए से डी पे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज, या ऐसे लिख लो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। देखो आप डायग्राम को ध्यान से समझो, कितने तरीके से जा सकते हैं। अगर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ लिया है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अपने आप से। देखो ऐसा हो सकता है कि आप ए से डायरेक्ट डी पे चले जाओ, तो 2 तरीके ही हैं, ए से डी पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या आ गया, देखो चॉइस आ गई इसलिए प्लस करेंगे। आप ए से बी पे जाओ और बी से डी पे, तो ए से बी, बी से डी, तो 2 × 3, क्योंकि अब देखो ए से बी और बी से डी पे जाना, वही कटप्पा वाला, देखो ध्यान दो कि कटप्पा ए से बी पे जाएगा और फिर उसके हर एक तरीके कोरस्पॉन्डिंग बी से डी पे जाने के 3 तरीके हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ एंड है, ये भी जाना है एंड ये भी जाना है, तब ए से डी पे पहुँचेगा। या फिर चॉइस आ गई, ऐसा हो सकता है कि ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए और सी से डी पे जाए, तो ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये तो डायरेक्ट देखो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये तो डायरेक्ट ए टू डी हो गया, ये ए टू बी, बी टू डी हुआ, और ये जो हुआ ये ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी हुआ। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 2 + 6 + 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, 16 और 6 22 और 2 24, सही है ना। तो 24 वेज। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल ऑल ऑफ हुज डिजिट्स आर ओड इफ ईच डिजिट्स इज यूज्ड ओनली वंस। इसका मतलब होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। ये RNA हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो इसका मतलब होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब RA लिखा करेंगे उसको, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो क्वेश्चन ये है सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, ऑल ऑफ हुज डिजिट्स आर ओड, जिसके सारे डिजिट्स ओड हैं। तो ओड डिजिट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, 1, 3, 5, 7 और 9, ये टोटल 5 ओड डिजिट्स होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, 3 डिजिट का नंबर। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है रिपीटिशन नॉट अलाउड है, पहले क्वेश्चन में रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो पहला प्लेस जो है 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं, 5 वेज, 1 और 3 और 5 और 7 और 9 कोई भी आ सकता है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, है ना, कुछ जल्दबाजी नहीं है। अब इन 5 में से मान लो कोई से कि यहाँ आ गया, तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके बचे, 4, क्योंकि मान लो यहाँ 1 आ गया होगा तो 3, 5, 7 में से किसी को भरना पड़ेगा ना, 3, 5, 7, 9 में से। तो इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके हैं। और फिर एक और डिजिट कम हो गया क्योंकि 2 डिजिट, ये 2 प्लेस भर चुके हैं, तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 तरीके होंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 × 4 × 3 यानी कि 60। अब बच्चे सोच रहे होंगे आप मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है। जॉब J1 क्या है, पहले प्लेस को भरना,
इस प्लेस को 5 तरीके से भरा जा सकता है, यानी कि जॉब J1 5 तरीके से कर सकते हैं। Corresponding to each of these 5 ways, this second place can be filled in 4 ways, क्योंकि एक यहां पर आ जाएगा कोई सा, तभी इसका नंबर आएगा। फिर इसके बाद इस प्लेस को भरने के बाद corresponding to each of these 4 ways, the third place can be filled in 3 ways, क्योंकि 3 ही डिजिट बचे होंगे तो कोई सा भी आ सकता है यहां पर। तो यहां पर ये तीनों प्लेसेस एक साथ होने हैं। यहां ऐसा नहीं हो कि आइदर ये प्लेस भर दो या ये प्लेस फिल कर दो या ये प्लेस फिल कर दो। अगर चॉइस होती कि भाई कोई सा एक प्लेस हैज टू फिल्ड, तब हम एडिशन लगाते हैं, यहाँ चॉइस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो इस प्लेस को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब जो डिजिट यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो इनका आंसर आ जाएगा 5 × 5 × 5 दैट इज 125। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4, रिपीटिशन नॉट अलाउड, एंड हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स, जो आप बनाएंगे इसमें, हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन, कितने नंबर जो है वो इवन होंगे, ये भी हमें बताना है। तो देखो बहुत आसान है, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और मेरे पास 5 डिजिट हैं, 0 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैंने ऐसे 4 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, इस प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5 तरीके से। क्यों? क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर यहां 0 आ गया तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास 4 तरीके हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, इनमें से कोई सा एक ही आ सकता है यहां पर। अब मान लो इनमें से कोई सा एक यहां आ गया, तो अब बात आती है कि सेकंड प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो अब सेकंड प्लेस पर 0 आ सकता है, देखो इन 4 में से एक डिजिट कम हो चुका है, यहां आ गया है, तो 3 डिजिट तो यहां पर बचे और एक ही 0 हो गया, तो इस प्लेस को भी हम 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर 3 तरीके से और फिर 2 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने बन गए? 4 × 4 × 3 × 2, 16 48 96, तो टोटल हो गया 96। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इनमें जो आपने नंबर्स बनाए, 96 नंबर बनाए आप जैसे बता रहे हैं, तो इनमें कितने इवन होंगे, इवन कितने होंगे। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम। इवन होने के लिए अब आपको 4 डिजिट का नंबर जैसे बना रहे थे आप 1 2 3 4, तो यहाँ पर 0 होगा तो इवन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 को फिक्स कर दूँ तो इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 4, क्योंकि 1 2 3 4 में से कोई आएगा, इसको 3 इसको 2, तो ये 24 हो जाएंगे, या जरूरत नहीं यहाँ 0 ही आए, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई इवन नंबर का मतलब क्या होता है? यूनिट प्लेस पे 0 या इवन नंबर, हालांकि 0 भी इवन ही होता है, तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 आ गया तो मेरे पास 4 डिजिट है 0 1 3 4, तो मैं इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 0 1 3 4, 4 डिजिट है मेरे पास, तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से नहीं, 3 तरीके से, क्योंकि 0 तो नहीं आ सकता ना यहाँ, तो इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, फिर इसे 2, तो कितना आ जाएगा? 9 × 2 = 18। ऐसे ही यहाँ पर जब आप 4 लोगे तो वो भी 18 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 + 24 = 60। मतलब एक बार 2 ले लेना, एक बार 4 लेना, मतलब अगला डिजिट ऐसा बन जाएगा। देखो अगर आपने यहाँ पर 4 ले लिया तो अगेन ये आप 3 तरीके से, फिर इसे 3 तरीके से, इसे 2 तरीके से भर सकते हो, तो ये भी 18 आता है। तो टोटल जो नंबर्स बने थे 96,
उनमें से 60 जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर बनेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये नोट कर लेना पहले, उसके बाद इसको समझना। देखो मान लो कि आपने ऐसे ही बिना सोचे समझे पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे दिया कि भाई मेरे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4, तो आपने 4 डिजिट का नंबर बना दिया और इसे आपने 5 तरीके से भर लिया, इसे 4 तरीके से, इसे 3 और इसे 2, तो 5 120 हो गया ये। लेकिन इन 120 नंबर में वो नंबर भी तो आ गए जहां पर जो 0 से स्टार्ट हुए होंगे, क्योंकि आपने तो कुछ सोचा ही नहीं ना कि किसको भर रहा है। आपने तो ये देखा 5 डिजिट है, इसको 5 तरीके से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन 0 से शुरू होने वाले भी तो नंबर आ गए। तो अब आप इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो जो 0 से शुरू हुए थे, यानी कि यहाँ पर 0 फिक्स कर दो, तो वो कितने नंबर हैं? इस प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो? 4 तरीके से, 4 3 2, तो -24, तो कितना आ गया? 96। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल। मिरेकल वर्ड के सारे लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? फिर इसमें कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन में। तो पहले इसी का आंसर दे लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स हैं इसमें। इसका मतलब मेरे पास 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर वर्ड बनाने के लिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 बॉक्स बना लिए मैंने। और मेरे पास यूज करने के लिए MIRACLE, ये टोटल 7 लेटर्स अवेलेबल है। तो इस प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 7 तरीके से। जब एक प्लेस ये फिल हो जाएगा, बाकी बचे 6 लेटर्स, तो इसको 6 प्लेसेस, 5, फिर इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1 तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बने, टोटल नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मान लो इसमें ये पूछ लिया कि इनमें कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो 7 फैक्टोरियल, तो टोटल बन गए। इनमें ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो स्टार्ट भी वोवेल से होते हैं और एंड भी वोवेल पे होते हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स, हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स starts and ends with a vowel। ठीक है, स्टार्ट भी वोवेल से होते हैं और एंड भी वोवेल पे होते हैं। तो देखो वोवेल कितने हैं अपने पास? A-E-I। तो अब इसको कैसे फिल करेंगे आप? वैसे ही 7 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस यहां भी वोवेल आना चाहिए और यहां भी वोवेल आना चाहिए। बाकी बीच में कौन क्या आ रहा है, वोवेल कॉन्सोनेंट कहाँ आ रहा है, कोई उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन तीनों वोवेल में से इस प्लेस को कोई भी भर सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके हैं। अब मान लो कोई सा एक वोवेल यहां यूज हो गया, तो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा कि हमने पहले उन प्लेसेस को फिल किया जहां पर कंडीशन है, जो अनकंडीशनल है उनको बाद में भर सकते हैं। तो इस प्लेस को 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको फिल करने के बाद 2 लेटर्स यूज हो गए, 5 लेटर बचे हैं। अब इन बाकी 5 लेटर्स में ये 5 प्लेसेस भी बचे हैं, देखो यहाँ पर। तो इस प्लेस को 5 तरीके से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसे 2 से और इसे 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 ×
5 into 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में। अभी इसकी एप्लीकेशन अगले 2 लेक्चर में और चलेंगे। आप लोगों का इस लेक्चर को देखने के बाद होमवर्क जो है वो, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो 7.1 है, और अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के, तो आप लोगों के जो बोर्ड की बुक है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है ना, जिसमें ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल मूलभूत प्रमेय के नाम से मिलेगा आपको, मूलभूत प्रमेय, ठीक है, तो आप उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे, डिक्शनरी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आप लोगों को लेक्चर 2 में डिक्शनरी बनाना सिखाया जाएगा, डिक्शनरी में किसी वर्ड की रैंक कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से एक तो लेटर्स की डिक्शनरी बनाना हम सीखेंगे, एक डिजिट्स की डिक्शनरी बनाना सीखेंगे, और उसमें भी रैंक कैसे फाइंड करते हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चों ये लेक्चर, ठीक है। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।